नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा के मुख्यतः कितने तत्व हैं? आपको बताना है कि भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आपको। भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। ये 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है वो किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है तकनीकी भाषा, राजभाषा, काव्य भाषा या राष्ट्रभाषा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। ब्रजभाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब आप लोगों ने बताना है कि ब्रजभाषा बोली जो है वो किसके अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही। ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, नासिकेतोपाख्यान। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो लल्लू लाल की नहीं है, तो फिर किसकी है? साथ में ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। नासिकेतोपाख्यान जो है वो लल्लू लाल की रचना नहीं है, यह सदल मिश्र की रचना है। 1803 ईस्वी इसका रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? आपको बताना है कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शन है रविंद्र कालिया, अरुण कमल, अखिलेश या शैलेंद्र सागर। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक जो है वो रविंद्र कालिया है। यह मासिक पत्रिका है और कहाँ से प्रकाशित होती है? तो दिल्ली से। हमारा अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपको बताना है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। आपके पास ऑप्शन है चीफ की दावत, तीसरी कसम, उसने कहा था या पुरस्कार। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है और उस कहानी के रचनाकार का नाम भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी है। अब हम बात करते हैं कि चीफ की दावत, यह किसकी कहानी है? चीफ की दावत के रचनाकार का नाम बताइए। भीष्म साहनी की कहानी है। और तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। पुरस्कार, पुरस्कार किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, दो बेलों की कथा किसकी रचना है? आपने बताना है कि दो बेलों की कथा किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रविंद्र कालिया या विवेकी राय। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? दो बेलों की कथा के रचनाकार का नाम बताना है आपको और उन दोनों बेलों का नाम भी बताइए जिन पर यह आधारित रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। दो बेलों की कथा के रचनाकार प्रेमचंद है और उन दो बेलों का नाम क्या था? हीरा और मोती।
ठीक है। यह कथा हमें बताती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जरूरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? आपको बताना है कि जूही की कली कविता है, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और इसका रचनाकाल 1916 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक हैं। ये आपके पास पुस्तक का नाम दिया गया है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपने। आपके पास ऑप्शन है रामविलास शर्मा, विवेकी राय, डॉक्टर नामवर सिंह या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर नामवर सिंह और इसका रचनाकाल जो है वो है 1952 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। आपको जन्मकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। ऑप्शन नंबर बी में है कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर सी में है कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर डी में है नानक, सुंदरदास, कबीर, दादू। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जन्मकाल की दृष्टि से आपने इसका सही अनुक्रम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। तो साथियों उनका जन्म काल भी बताइए। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। नानक का 1469 ईस्वी में। दादू का 1544 ईस्वी में और सुंदरदास का 1596 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? आपने बताना है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है ये आपने बताना है और साथ में उस रचना का रचनाकार भी बताना है कि कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सुजान कुमार जो है वो चित्रावली का नायक है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? तो उस्मान है और इसका रचनाकाल 1613 ईस्वी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अवध विलास के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, लालदास या नंददास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अवध विलास किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अवध विलास के रचनाकार लालदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई हैं। लाज ना लागत आपको दोरे आयु साध, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? आपके पास ऑप्शन है मीराबाई, नागमती, जोधाबाई या रत्नावली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ये पंक्ति दी गई है आपके पास, लाज ना लागत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसी प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। किसकी पंक्तियां है ये?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियाँ जो है वो रत्नावली ने कही है। रत्नावली कौन थे? तो तुलसीदास की पत्नी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है कि कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। आपके पास ऑप्शन है रसनिधि, रसलीन, आलम या ठाकुर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। रसनिधि जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते। तो यह किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? रसनिधि। रसनिधि जो है वो रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। कई बार इनका मूल नाम भी पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह और इनकी एक प्रमुख रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम है रतन हजारा। हमारा अगला प्रश्न है, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है श्रीधर, मधुकर कवि, भट्ट केदार या दामोदर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? जयमयंक जस चंद्रिका जो है वो किसकी रचना है, ये आपने बताना है। बताइए इसके रचनाकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम मधुकर कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आपके पास ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या भागीरथ मिश्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। आपको बताना है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता या ये सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। ये सभी रचनाएं जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आपके पास ऑप्शन है देश दशा, फूलों का गुच्छा, प्रेम संपत्ति लता या विधवा विलाप। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ये आपने बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही है। फूलों का गुच्छा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब हम बात करते हैं कि देश दशा की रचनाकार कौन है। तो यह राधा कृष्ण दास की रचना है। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और विधवा विलाप राधाचरण गोस्वामी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है। आपको बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हरिऔध जी की जो सर्वोत्तम रचना है उस रचना का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। प्रिय प्रवास जो है वो हरिऔध जी की सर्वोत्तम रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है।
आपके पास ऑप्शन है। प्रिय प्रवास की रचना जो है वो हरियोत जी ने की। इसका रचना काल 1914 ईस्वी है। यह हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 27 सर्ग है। तो साथियों, कौन सा कथन जो है वो असत्य है वो आपने बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो असत्य है। तो इसमें कुल कितने सर्ग हैं वो भी बताइए। प्रिय प्रवास जो है वो हरियोत जी की रचना है। इसका रचना काल 1914 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। आपको बताना है कि निराला की वह कौन सी रचना है जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। आपके पास ऑप्शन है अणिमा, कुकुरमुता, नए पत्ते, बेला। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? निराला जी की उस रचना का नाम बताना है आपको जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करती है, और साथ में उसका रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। उस रचना का नाम है कुकुरमुता और इसका रचना काल है 1942 ईस्वी। अणिमा का है 1943 ईस्वी की रचना है अणिमा, और नए पत्ते 1946 ईस्वी नए पत्ते का रचना काल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। ऑप्शन बी में दिया गया है प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। ऑप्शन सी लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू। ऑप्शन डी प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कामायनी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपने सही अनुक्रम बताना है इन रचनाओं का। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। प्रेम पथिक, इसका रचना काल क्या है? तो 1913। कहीं कहीं आपको 1914 भी मिल जाएगा देखने के लिए। आंसू, आंसू का रचना काल क्या है? 1925 ईस्वी की रचना है। लहर 1933 की है, और कामायनी 1935 की रचना है जयशंकर प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, गीत कुंज किस कवि की रचना है? गीत कुंज किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? गीत कुंज के रचनाकार का नाम बताना है आपको, और साथ में इसका रचना काल भी बताना है। गीत कुंज किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और इसका रचना काल क्या है? 1954 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, नींद के बादल के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि नींद के बादल के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या रांगी राघव। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? नींद के बादल किसकी रचना है ये आपको बताना है, और साथ में इसका रचना काल भी बताइए। नींद के बादल के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है, और इसका रचना काल 1947 ईस्वी है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नागार्जुन की रचना है। आपको बताना है कि नागार्जुन की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पांचाली, ताप के ताए हुए दिल,
या एशिया जाग उठा है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो नागार्जुन की है, ये आपने बताना है। नागार्जुन की रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह रचना जो है वो नागार्जुन की है और इसका रचनाकाल 1980 ईस्वी है। पांचाली के रचनाकार कौन है? रांगे राघव की रचना है 1955 ईस्वी की। ताप के ताए हुए दिन, यह किसकी रचना है? तो त्रिलोचन की है, 1980 की। 1980 ताप के ताए हुए दिन का रचनाकाल है। एशिया जाग उठा, ये किसकी रचना है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, एशिया जाग उठा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है मेला आंचल, शैतान की आंखें, पुनर्नवा, बूंद और समुद्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। पुनर्नवा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि मेला आंचल यह किसका उपन्यास है। तो यह फणेश्वर नाथ रेणु का है, 1954 ईस्वी इसका रचनाकाल है मेला आंचल का। शैतान की आंखें यह किसका उपन्यास है? तो यह राहुल सांकृत्यायन का है, 1923 ईस्वी का शैतान की आंखें। ठीक है। और लास्ट है हमारा बूंद और समुद्र, इसके रचनाकार कौन है? किसका उपन्यास माना जाता है बूंद और समुद्र? तो यह अमृतलाल नागर का है, 1956 ईस्वी का। 1956 ईस्वी इसका रचनाकाल है बूंद और समुद्र का। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।